मंचकिनलैंड में, जो ओज का एक हिस्सा है, शहर के लोग एक दुष्ट चुड़ैल के अंत के बारे में सीखते हैं। अंततः गैलिंडा, एक बुलबुले में उतरते हुए, इकट्ठी हुई भीड़ को घोषणा करती है कि पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल वास्तव में मर चुकी है। सब लोग खुश लग रहे हैं और एक नृत्य के साथ जश्न मनाने के बाद एक लड़की गैलिंडा से दुष्टता की उत्पत्ति के बारे में सवाल करती है। गैलिंडा को लगता है कि यह एक जायज सवाल है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को उलझाता है, क्योंकि बुराई की उत्पत्ति, चाहे वह जन्मजात हो या थोपी गई, अनिश्चित बनी हुई है। उसी क्षण गैलिंडा दुष्ट चुड़ैल की मां के एक गुमंतु सेल्समैन के साथ संबंध की कहानी बताती है, जबकि उसकी शादी मंचकिनलैंड के गवर्नर थ्रोप से हुई थी। चुड़ैल की मां इस संबंध के कारण गर्भवती हो गई, हालांकि थ्रोप ने हमेशा यही दावा किया कि बच्चा उसका था। थ्रोप अपनी पत्नी के हरे रंग की चमड़ी वाले नवजात शिशु को देखकर निराश हो गया। जैसे ही वह नर्सों को बच्चे को हटाने का निर्देश देता है, वह चीखना शुरू कर देती है और कमरे में रखी छोटी छोटी चीजें अचानक ऊपर की ओर उछल जाती है। अपने सदमे के बावजूद थ्रोप अपनी बेटी एल्फाबा से न मिलने पर अड़े रहते हैं। दल्सीबेयर, उसकी आया, जब उसे कमरे से ले जाती है तो एल्फाबा से वादा करती है कि वह उसका ध्यान रखेगी। इसके बाद दल्सीबेयर एल्फाबा के पूरे बचपन में उसका पालन पोषण करने का फैसला करती है। एक दोपहर, जब एल्फाबा पढ़ रही थी, दल्सीबेयर ने उससे युवा नेसारोज की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि वह उनके पिता के बुलावे पर जा रही थी। एल्फाबा इससे खुश लगती है और नेसारोज को कुछ असाधारण देखने में दिलचस्पी होगी या नहीं, यह पूछने से पहले उसे एक फूल भेंट करती है। अपनी किताब का एक पन्ना साझा करते हुए एल्फाबा ने नेसारोज को ओज के अद्भुत जादूगर के गुब्बारे में आगमन और पन्ना के प्रति अपने लगाव से प्रेरित होकर एमराल्ड सिटी के निर्माण की कहानी सुनाई। एल्फाबा ने नेसारोज को बताया कि ओज के जादूगर के पास लोगों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, अगर वे उनसे मिलने में कामयाब हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही बच्चों का एक समूह घर के पास प्रकट होता है और एल्फाबा की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। उन्हें सुनकर नेसारोज रो पड़ती है, जिससे एल्फाबा क्रोधित हो जाती है। उसके बाद वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके कई पत्थरों को हवा में उठाती है और उन्हें बच्चों की ओर फेंकती है। उसी क्षण थ्रोप प्रकट होता है और नेसारोज को रोते हुए पाता है। वह एल्फाबा पर आरोप लगाता है, यह सुझाव देता है कि उसने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाया होगा, जिससे ग्लिंडा निराश हो जाती है। नेसारोज को वापस अंदर ले जाते हुए दल्सीबेयर एल्फाबा को दिलासा देती है, कहती है कि थ्रोप के शब्द अनुचित थे, हालांकि एल्फाबा साफ तौर पर उदास बनी रहती है। वर्तमान में लौटते हुए ग्लिंडा जादूगरनी की मृत्यु की खबर फैलाने के बाद एमराल्ड सिटी वापस जाने का फैसला करती है। उसके जाने से पहले एक ग्रामीण पूछता है कि क्या चुड़ैल के साथ उसकी दोस्ती की अफवाह सच है। गलिंडा के अनुसार उनके रास्ते पहली बार शिज विश्वविद्यालय में एक साथ बिताए समय के दौरान जुड़े थे। इसके बाद गैलिंडा एल्फाबा के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी शहरवासियों को सुनाती है। सालों पहले एल्फाबा थ्रोप के साथ नेसारोज को शिज यूनिवर्सिटी में एक नए छात्र के रूप में छोड़ने जाती है। एल्फाबा को देखकर गैलिंडा, जो कि एक नई छात्रा है, चौंक जाती है। थोड़े हास्य के साथ एल्फाबा पूछती है कि क्या उसकी दिखावट में कुछ गड़बड़ है, जिस पर गैलिंडा जवाब देती है कि वह बस बदली हुई दिख रही है। एल्फाबा बताती है कि वह हरे रंग में पैदा हुई थी, जिससे गैलिंडा उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त वह जादूगरी पर अपनी पढ़ाई केंद्रित करने का इरादा रखती है और एल्फाबा को अपनी सेवाएं प्रदान करती है, अगर वह कभी कोई परिवर्तन चाहे तो। शिनशिन और फानी को गैलिंडा की दयालुता पर गर्व है, वहीं एल्फाबा इसे अपना अपमान मानती है। उसे यह भी अजीब लगता है कि गैलिंडा अपनी क्षमताओं से परे एक कार्य में किसी अजनबी की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आएगी। गलिंडा को जवाब देने का मौका मिलने से पहले थ्रोप ने नेसारोज को अंदर धकेला और एल्फाबा से अवांछित ज्ञान आकर्षित करना बंद करने की मांग की। बाद में वह नेसारोज को चांदी के जूते भेंट करता है, जो कभी उसकी दिवंगत पत्नी के थे। अपनी बहन के सूटकेस में उपहार रखने के लिए रवाना होने से पहले एल्फाबा शिज में अपनी बहन के आगामी साहसिक कार्य के लिए अपनी सच्ची खुशी व्यक्त करती है। नेसरोज कहती है कि वह उसे याद करेगी, जिस पर एल्फाबा जवाब देती है कि वह शायद अपने आनंद में इतनी व्यस्त होगी कि उसे याद ही नहीं करेगी। इसके तुरंत बाद नए छात्रों को स्कूल के मैदान में जाने का निर्देश दिया गया। नेसारोज को अकेले प्रवेश करते देख थ्रोप एल्फाबा से उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में वह स्कूल में प्रवेश करती है और देखती है कि शिज प्रेसिडेंट डॉ डिलमोंड, इतिहास विभाग के प्रमुख, और मैडम मोरिबल, जादू टोना अध्ययन की डीन, को छात्रों से परिचित करा रहे हैं। एल्फाबा का मानना है कि नेसारोज उसकी स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसकी उपस्थिति से नाराज होगी, जबकि थ्रोप आज्ञाकारिता की मांग करता है।
अपनी उत्साहवर्धक वाणी, जो छात्रों के लिए उच्च अपेक्षाओं से भरी थी, समाप्त करने के बाद वह प्रधानाचार्य कौदल को निर्देश देती है कि वे छात्रों को उनके छात्रावास के असाइनमेंट और कमरों के आवंटन ढूंढने में मार्गदर्शन करें। जहां हर कोई प्रोफेसरों के लिए खुश हो रहा है, वहीं मैडम मोरिबल का आगमन और भी ज्यादा विस्मय पैदा करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही मैडम मोरिबल सभागार से जाती है, गैलिंडा उनकी ओर बढ़ती है, ठीक मिस कौडल की तरह। बाद में वह मैडम मोरिबल के जादूटोने सेमिनार में दाखिला लेने की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि प्रोफेसर बताती है कि नए छात्रों को असाधारण परिस्थितियों में ही मध्य सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाता है। इसी बीच मिस कौडल ने नेसारोज को देखा और उन्हें पता चला कि वह गवर्नर की बेटी है। गलिंडा अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है, लेकिन मैडम मोरिबल उसे अनदेखा करके चली जाती है। नेसारोज के स्कूल में होने वाले संभावित आनंद के बारे में बताते हुए एल्फाबा के अचानक प्रकट होने से मिस कौडल चौंक जाती है। नेसरोज एल्फाबा की लगातार उपस्थिति पर सवाल उठाती है और एल्फाबा जवाब देती है कि उनके पिता ने उसे अपनी बहन की उचित व्यवस्था देखने का निर्देश दिया था। कौडल कुमारी ने मदद की पेशकश की, लेकिन नेसरोज ने कोई भी सहायता लेने से इनकार कर दिया। उसकी गुहारों को अनसुना करते हुए मिस कौडल नेसारोज को दूर ले जाती है, जिससे एल्फाबा का गुस्सा भड़क उठता है, जो अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीजों को मानसिक शक्ति से तब तक फेंकती है जब तक उसकी बहन वापस नहीं आ जाती। जब सब लोग हैरान हैं, नेसरोज शर्मिंदा दिखती है और जल्दी से अपनी व्हीलचेयर घुमाकर चली जाती है। एल्फाबा की अपनी बहन के पहले दिन को बर्बाद करने की निराशा को मैडम मोरिबल ने बाधित किया, जो इसकी जिम्मेदारी लेती है और समझाती है कि यह अप्रत्याशित की उम्मीद करने का एक सबक था। एल्फाबा के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और उनसे गहराई से प्रभावित होने के बाद वह अब उसे अपनी एकमात्र छात्रा के रूप में लेने की इच्छा रखती है। जब गैलिंडा मैडम मोरिबल के पास एल्फाबा की रूममेट की स्थिति के बारे में पूछताछ करने आती है, तो प्रोफेसर गलती से मान लेती है कि गैलिंडा एल्फाबा के साथ कमरा साझा करने की पेशकश कर रही है। बाद में मैडम मोरिबल एल्फाबा को गैलिंडा के साथ कमरा साझा करने का सुझाव देती है। यह प्रस्ताव उन्हें साफ तौर पर चौंका देता है। किसी भी घोषणा से पहले वह प्रस्थान करती है, एल्फाबा को अपने साथ आने का इशारा करती है। गलिंडा मैडम मोरिबल को एल्फाबा को अपनी एकमात्र छात्रा बनाने की इच्छा व्यक्त करते हुए सुनकर ईर्ष्या करने लगती है। मैडम मोरिबल थ्रोप के साथ इस मामले पर बात करेंगी ताकि उनके लगातार रहने के लिए उसकी सहमति प्राप्त हो सके। एल्फाबा मैडम मोरिबल के समर्थन के लिए उनकी कृतज्ञता व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता की संभावित अस्वीकृति के कारण बने रहने को लेकर अनिश्चितता भी स्वीकार करती है। वह एल्फाबा की जादुई क्षमताओं और उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करती है। एल्फाबा का दावा है कि उसे नहीं पता कि यह एक प्रतिभा के रूप में योग्य है या नहीं, क्योंकि वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है। मैडम मोरिबल का प्रस्ताव है कि पर्याप्त जादुई नियंत्रण के साथ एल्फाबा जादूगर से मिल सकती है और उसकी ग्रैंड वजीर बन सकती है। वह उत्साह से घोषणा करती है कि वह कई सालों से एल्फाबा की क्षमता की तलाश में थी और वह जादूगर को बताएगी। आखिरकार एल्फाबा अपने कमरे में लौटती है और पाती है कि गैलिंडा ने लगभग पूरी जगह घेर ली है। एल्फाबा अन्याय का विरोध करती है, जबकि गैलिंडा एक निजी स्वीट असाइनमेंट की अपनी अपेक्षा बताती है। आखिरकार वह एल्फाबा को उसके छोटे से कमरे की ओर निर्देशित करती है और उम्मीद जताती है कि उसकी रूममेट मैडम मोरिबल से उसकी प्रशंसा करेगी। गलिंडा मैडम मोरिबल के खिलाफ एल्फाबा के आरोप का खंडन करती है। बाद में वह एल्फाबा की क्षमता पर सवाल उठाती है, फिर भी चुप रहती है। एल्फाबा के लगातार व्यवधान से तंग आकर वह आखिरकार भड़क उठती है और चिल्लाती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। खिड़की चकनाचूर हो जाती है, जिससे गैलिंडा पूरी तरह से हक्का-बक्का रह जाती है। फिर भी दोनों लड़कियां असंगत लगती है, अपनी अपनी गतिविधियों में लगी रहती है। अगले दिन लड़कियां दिलमंद की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ भाग लेती है। पूरी कक्षा के दौरान दिलमंद बार बार गैलिंडा को ग्लिंडा कहकर बुलाता है, जिससे वह बहुत परेशान होती है। एल्फाबा दिलमंद के बचाव में कूद पड़ती है, यह बताते हुए कि भले ही उन्हें उसका नाम लेने में मुश्किल होती है, लेकिन वह बाकी लोगों से अलग है। बाद में वह स्कूल के एकमात्र पशु शिक्षक के रूप में अपनी अनूठी स्थिति पर चर्चा करते हैं, जो जानवरों की व्यापक अस्वीकृति का परिणाम है। वह आगे बताते हैं कि एक समय जानवर और इंसान शांतिपूर्वक साथ रहते थे, इससे पहले कि जानवरों को राज्य को प्रभावित करने वाले एक विनाशकारी सूखे के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया गया था। 5 के बीच में उसने ब्लैकबोर्ड पलटा और उसे जानवरों को नीचा दिखाने वाला एक अपमानजनक संदेश मिला। दिलमोंड को इससे गुस्सा और निराशा दोनों होती है, और जब वह लेखक का नाम पूछता है तो कोई भी छात्र जवाब नहीं देता। उन्हें जाने के लिए कहने के बाद वह अनाड़ीपन से अपनी मेज से सामान गिरा देता है, जबकि बाकी छात्र चले जाते हैं। एल्फाबा डायलमंड को सामान इकट्ठा करने में मदद करने के लिए पीछे रह जाती है। उसने उससे कहा कि वह इसे करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह अड़ी रही।
बाद में मैडम मोरिबल की कक्षा में एल्फाबा की एक सिक्के को हवा में उठाने में असमर्थता उसे बहुत निराश कर देती है। मैडम मोरिबल उसे आश्वासन देती है कि अपनी क्षमताओं में महारत हासिल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। बाद में वह दिलमंद की कक्षा में हुई घटना के बारे में पूछती है, जिस पर एल्फाबा जवाब देती है कि ऐसा कृत्य निंदनीय था। उसका बढ़ता क्रोध उसकी क्षमताओं को सक्रिय कर देता है, जिससे मैडम मोरिबल प्रभावित होती है, जो उसे अपने नियंत्रण को और निखारने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह आगे बताती है कि पर्याप्त प्रगति होने पर वह एल्फाबा को व्यक्तिगत रूप से जादूगर के सामने पेश कर सकती है। कक्षा से बाहर निकलते हुए एल्फाबा ने दिलमंद को स्कूल से जाते हुए देखा और चुपके से उसका पीछा किया। घर पहुंचने पर दिलमंद अपने साथी जानवरों के हालिया लापता होने के बारे में चर्चा करता है। अचानक एल्फाबा आवाज निकालती है, जिससे जानवरों को किसी घुसपैठिए के होने का पता चलता है। वह आगे मनुष्यों द्वारा जानवरों को चुप कराने की चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान देते हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी आवाज निकालने की क्षमता भी खो चुके हैं। जब सब लोग चले जाते हैं, तब दिलमंद एल्फाबा को देखता है और उसे अंदर आने का न्योता देता है। फिर वह बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और ऐसा होने की संभावना पर सवाल उठाती है। दिलामंद का जोर है कि यह पहले से ही हो रहा है, जिससे एल्फाबा उदास हो जाती है। फिर वह विजार्ड को सूचित करने की आवश्यकता बताती है, लेकिन दिलमंद उसे अपनी पिछली खोजों को किसी को भी बताने के खिलाफ चेतावनी देता है। एल्फाबा के अपने घर से निकलने पर उसे राजकुमार फिएरो मिलता है, जो जंगल में घुड़सवारी कर रहा होता है। उसकी त्वचा का रंग देखकर साफ तौर पर हैरान होकर वह उसे जाते हुए देखता है, फिर उसके गंतव्यों की समानता देखते हुए उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। हालांकि एल्फाबा स्पष्ट रूप से उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और इसके बजाय स्कूल वापस लौट जाती है। स्कूल के छात्रों को सुबह यह खबर मिलती है कि फिएरो एक नए ट्रांसफर छात्र के रूप में उनके साथ शामिल होगा। एक बार जब वह उसे देख लेता है तो वह मोहित प्रतीत होता है और वह उसे कैंपस दिखाने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है। पुस्तकालय के अंदर फिएरो एल्फाबा को देखता है और हाथ हिलाता है, लेकिन वह उसे ध्यान नहीं देती। इसके बाद फिएरो छात्रों की मनोरंजक गतिविधियों के बारे में पूछता है, जिस पर गैलिंडा जवाब देती है कि शिज में ऐसा कोई मनोरंजन नहीं है। फिएरो ओज़्टेक बॉलरूम जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन गैलिंडा उसे बताती है कि छात्रों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बातचीत के दौरान पास में खड़ा एक लड़का बोक लड़खड़ा जाता है और फिएरो उसे वापस पैरों पर खड़े होने में मदद करता है। बोक ने तब दावा किया कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और कहा कि शिज छात्रों को सूर्यास्त के बाद शहर में जाने से मना करता है। बाद में बोक गैलिंडा को पार्टी में उसके साथ नाचने की अपनी इच्छा के बारे में बताता है। फिएरो स्पष्ट रूप से बेफिक्र स्कूल की शिक्षाओं को खारिज कर देता है और छात्रों को उस शाम ओज़्टेक बॉलरूम में एक पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। बोक के दिल में गैलिंडा के लिए एकतरफा प्यार है, जबकि गैलिंडा का दिल फिएरो के लिए धड़कता है। किसी और के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने के बजाय गैलिंडा बोक का ध्यान भटकाती है और उसे नेसारोज को डांस के लिए आमंत्रित करने के लिए कहती है। उसने यह कहते हुए सुना कि अगर बोक ऐसा करता है तो वह उसे अपना हीरो मानेगी। बोक ने कसम खाई कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। उसी क्षण बोक नेसारोज को नृत्य के लिए आमंत्रित करने आता है और वह खुश दिखती है। इसके तुरंत बाद नेसारोज एल्फाबा से मिलती है और उसे बताती है कि वह उस शाम बाद में नृत्य में शामिल होने की योजना बना रही है। वह यह भी बताती है कि गैलिंडा ने उसकी डेटिंग में मदद की, क्योंकि बोक ने खुलासा किया कि वही थी जिसने उसे उससे बाहर जाने के लिए मनाने के लिए कहा था। इस बीच शेनशेन और फनी गैलिंडा को पार्टी के लिए एक पोशाक चुनने में मदद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह फिएरो को मोहित कर लेगी। कमरे में नजर दौड़ाते हुए फनी को एक काली नुकीली टोपी दिखती है और वह इसके बारे में गैलिंडा से पूछती है। उसके अनुसार इसे उसकी दादी ने बनाया था, फिर भी वह इसे पहनकर मरने के लिए भी तैयार नहीं होगी। उसका कहना है कि वह इसे उपहार में दे देती, लेकिन उसकी दुश्मनी इतनी भी नहीं है। जैसे ही एल्फाबा कमरे में प्रवेश करती है, गैलिंडा की सहेलियां निकल जाती है। फनी और शेनशेन सलाह देते हैं कि इसे एल्फाबा को दिया जाए, लेकिन गैलिंडा आपत्ति जताती है। एल्फाबा ने नेसारोज के लिए पार्टी में एक डेट सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए गैलिंडा के प्रति आभार व्यक्त किया। गैलिंडा इसे महत्वहीन बताकर खारिज कर देती है, फिर एल्फाबा को पार्टी में आमंत्रित करती है। एल्फाबा चकित दिखती है, फिर भी ग्लिंडा जोर देकर कहती है कि उसके अकेले छात्र के अनुपस्थित रहने का कोई तर्क नहीं है। बाद में वह एल्फाबा को नुकीली टोपी सौंपती है और कहती है कि यह उस पर कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद वह मैडम मोरिबल से एक एहसान मांगने जाती है। उसके बाद वह नेसारोज को बताता है कि उसे कुछ कबूल करने की जरूरत है। वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है और नेसारोज अति प्रसन्न दिखाई देती है, क्योंकि वह उनकी आपसी योग्यता के बारे में गाती है। क्योंकि गैलिंडा को किसी और के साथ खुश देखकर बोक ने नेसारोज से अपनी भावनाओं के अभाव का इजहार नहीं किया,
इसके कुछ समय बाद मैडम मोरिबल गैलिंडा को अभ्यास के लिए एक छड़ी भेंट करने के लिए उत्सव में आती है। गैलिंडा थोड़ी हैरान है और मैडम मोरिबल में अपनी क्षमता पर विश्वास करने और उन्हें एक छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका आभार व्यक्त करती है। मोरिबल ने गैलिंडा पर विश्वास न होने की बात कबूल की और यह भी बताया कि एल्फाबा ने उसे अपनी रूममेट को एक छात्रा के रूप में लेने के लिए राजी किया था। वह आगे बताती है कि गैलिंडा एल्फाबा की ऋणी है जो अभी अभी पार्टी में पहुंची है। उसी क्षण एल्फाबा नुकीली टोपी पहने हुए अंदर आई, जिससे सभी की उत्सुक निगाहें उसकी ओर खिंच गईं। जब छात्र उसके अजीब नृत्य का मजाक उड़ाते हैं तो गैलिंडा उसकी परेशानी देखकर उसमें शामिल हो जाती है। घर लौटने पर उन्होंने पार्टी में कितना मजा आया यह बताया। शुरू में एल्फाबा चुप रहती है, लेकिन बाद में वह अपने पिता की नापसंदगी का खुलासा करती है और उसे विश्वास है कि वह इस तरह महसूस करने में सही है। अब जब वे एक दूसरे के साथ सहज दिख रहे हैं तो ग्लिंडा एक रहस्य साझा करने का समझौता करने का प्रस्ताव रखती है। गलिंदा उसके अर्थ के बारे में पूछताछ करती है और एल्फाबा बताती है कि उसके हरे रंग की त्वचा के साथ जन्म के बाद थ्रोप ने नेसारोज की कल्पना के दौरान ऐसी घटना को रोकने की कोशिश की थी। गलिंदा इस खुलासे से दुखी दिखाई देती है, यह कहते हुए कि एल्फाबा की बजाय मिल्कफ्लावर के कार्यों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। थ्रोप ने अपनी गर्भवती पत्नी को मिल्कफ्लावर खाने के लिए मजबूर किया, जिससे समय से पहले प्रसव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और नेसारोज की विकलांगता हो गई। अगली सुबह जब छात्र दिलमंद के पाठ के लिए धीरे धीरे आते हैं तो एल्फाबा उसे खसखस के फूलों का एक गुच्छा देती है, लेकिन वह उसे रूखेपन से अपनी सीट लेने का निर्देश देता है। छात्रों के अपनी सीटों पर बैठने के बाद दिलमंद शीट से अपने जाने की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि अब जानवरों को पढ़ाने की अनुमति नहीं है। जब उसे जबरदस्ती हटाया जा रहा है तो दिलामंद छात्रों को बताता है कि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। एक बार जब वह चला जाता है तो एल्फाबा छात्रों को चुनौती देती है, यह पूछते हुए कि क्या वे निष्क्रिय बने रहने का इरादा रखते हैं, लेकिन कॉडल उसे भी वापस अपनी सीट पर बैठने का आदेश देता है। इसके बाद वह बताती है कि उनके नए प्रोफेसर निकिडिक ने विशेष रूप से उनके लिए एक प्रस्तुति बनाई है। निकिडिक तुरंत कक्षा में प्रवेश करता है और छात्रों को पिंजरे में बंद शेर का बच्चा दिखाता है। वह आगे बताते हैं कि यह पिंजरा एक नए आविष्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे जानवरों को बोलने की क्षमता प्राप्त करने से रोकने के लिए बनाया गया है। एल्फाबा पिंजरे में शावक की डरी हुई सूरत को लेकर चिंतित है, लेकिन निकिडिक इसे महत्वहीन बताकर खारिज कर देता है। एल्फाबा निराशा व्यक्त करती है और गैलिंडा और फिएरो को कार्रवाई करने का आग्रह करती है। फिएरो सोच में डूबा हुआ जोर से पूछता है कि वे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एल्फाबा गुस्से में आकर मेज पर रखे अफीम के फूलों पर मारती है और जोर देकर कहती है कि उन्हें जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। अचानक खसखस के फूल घूमने लगे और जैसे ही जूल ने कमरे को ढक लिया, एल्फाबा और फिएरो को छोड़कर सभी नींद के वश में हो गए। एल्फाबा के कुछ बोल पाने से पहले ही वह शावक को जट से उठाकर ले जाता है और कहता है कि उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा। छात्रों के जाने के बाद मैडम मोरिबल कक्षा में आती है और उन्हें सभी को सोते हुए पाती है। एल्फाबा की भागीदारी का एहसास होने पर वह मुस्कुराती है और ओज के विजार्ड के लिए एक पत्र लिखने के लिए अपने कार्यालय की ओर चल देती है। अंततः उसने पूछा कि वह अकेला ही उसकी शक्तियों से अप्रभावित क्यों था। जवाब देने के बजाय एल्फाबा एक खरोंच देखती है और खून साफ करने में उसकी मदद करती है। फिर पता चलता है कि वह उसके लिए भावनाएं रखती है और वह भी उन भावनाओं को महसूस करता है। फिएरो तुरंत शावक को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव रखता है और एल्फाबा सहमत हो जाती है। एल्फाबा का दिल टूट जाता है जब वह जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी भावनाओं के बावजूद उनका रिश्ता हमेशा के लिए खो सकता है। अगले दिन एल्फाबा को ओज के जादूगर द्वारा बुलाया जाता है, जो उससे एमराल्ड सिटी में उपस्थित होने का अनुरोध करता है। एल्फाबा खुद को तैयार महसूस नहीं कर रही है, फिर भी मैडम मोरिबल आत्मविश्वास से उसकी सफलता की भविष्यवाणी करती है। अंततः एमराल्ड सिटी की ट्रेन आ पहुंची, एल्फाबा को जादूगर के पास ले जाने के लिए तैयार। अपनी विदाई से पहले गैलिंडा एल्फाबा को अलविदा कहने जाती है। एल्फाबा फिएरो के बारे में पूछती है और गैलिंडा जवाब देती है कि दिलमंद के निष्कासन के बाद से वह अजीब व्यवहार कर रहा है। फिएरो का दिलामंद के प्रति स्नेह कितना गहरा है, इस बारे में वह सोच ही रही थी कि तभी वह एल्फाबा को अलविदा कहता हुआ प्रतीत हुआ। फिर वह सोचता है कि उसने उस दिन के बारे में काफी सोचा है जिस दिन उन्होंने शावक की मदद की थी। एल्फाबा ने भी इस मामले पर विचार करने की बात स्वीकार की, जिससे गैलिंडा को उनके संबंध पर विचार करने का अवसर मिला और फिर उसने दिलमंद के लिए अपनी तरफ और उसकी वकालत करने की इच्छा व्यक्त की। उसी क्षण वह सभी छात्रों को इकट्ठा करती है और दिलमंद के सम्मान में ग्लिंडा नाम अपनाने का इरादा घोषित करती है। अंततः एल्फाबा एमराल्ड सिटी जाने वाली ट्रेन पर सवार होती है और प्रस्थान से पहले गैलिंडा को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है।
गालिंडा को शक है कि उसे बुलाया गया है क्योंकि एल्फाबा को एक ही निमंत्रण मिला है, फिर भी उसकी दोस्त उसे चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद वे एक समूह के रूप में एमल सिटी की यात्रा करते हैं और उनके पहुंचने पर शहर की लुभावनी सुंदरता उन्हें विस्मय से भर देती है। इसके अतिरिक्त वे ओज के विजार्ड पर केंद्रित एक नाटकीय प्रदर्शन देखते हैं जिसमें ग्रिमोरी, जादू की एक किताब, को समझने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति के रूप में नामित करने वाली भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। अंततः जादूगर का एक वानर प्रहरी उन्हें उसके महल के अंदर ले जाता है। अंदर आते ही एक विशाल रोबोट उनसे उनकी पहचान पूछता है। एल्फाबा स्पष्ट रूप से डरी हुई लगभग भाग जाती है, लेकिन गैलिंडा उसे रोक लेती है। जैसे ही वह अपना नाम बताती है, जादूगर खुद को पेश करने के लिए प्रकट होता है। वह एल्फाबा को देखकर खुश लग रहा है, लेकिन स्वीकार करता है कि उसे गैलिंडा की उम्मीद नहीं थी। बाद में वह कहती है कि वह एल्फाबा की दोस्त है और उन दोनों को उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार था। इसके तुरंत बाद जादूगर ओज ऑफ टुमारो नामक एक भविष्यवादी महानगर की योजना का अनावरण करता है। बाद में वह एल्फाबा को उसकी आकृति से मिलती जुलती एक मूर्ति भेंट करता है जिसे वह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है। पन्ने के रंग की वस्तु को देखते हुए वह उसके रंग की पुष्टि करती है, जिससे प्रेरित होकर जादूगर पूछता है कि क्या यही वह बदलाव है जो वह चाहती है। कुछ सोच विचार करने के बाद एल्फाबा ने अपनी पसंद जाहिर की कि वह संकटग्रस्त जानवरों की मदद करे। जादूगर उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है, साथ ही कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वह जानवरों की वकालत करेगी क्योंकि वह सभी को दूसरा मौका देने में विश्वास रखता है। उसी क्षण विजार्ड के बंदर गार्डों का सरदार चिस्तरी ग्रिमोयर पर से पर्दा हटा देता है। इसके तुरंत बाद मैडम मोरिबल महल में प्रकट होती है और बताती है कि वह किसी भी कीमत पर एल्फाबा के विशेष अवसर को नहीं छोड़ना चाहती थी। एल्फाबा और गैलिंडा दृश्य देखकर हतप्रभ उसकी ओर बढ़ती है। मैडम मोरिबल एल्फाबा को आश्वस्त करती है कि उसे इसे पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एल्फाबा कोशिश करने पर जोर देती है। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब एल्फाबा के पास आते ही ग्रिमरी खुल गई, जिससे मैडम मोरिबल और जादूगर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। विजार्ड तब मैडम मोरिबल से उस शुरुआती जादू के बारे में पूछता है जो वे एल्फाबा से करवाने की इच्छा रखती है। अचानक ग्रिमरी की लिखावट रोशनी से जगमगा उठी, जिससे मैडम मोरिबल ने एल्फाबा को यह कहकर तसल्ली दी कि इसे समझ पाने में उसकी अक्षमता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यह किताब मंत्रों की एक प्राचीन भूली हुई भाषा में लिखी गई थी। कक्षा में मैडम मोरिबल उत्तोलन सिखा रही है और विजार्ड एल्फाबा का ध्यान चिस्तरी के पक्षी देखने के शौक की ओर आकर्षित करते हैं। एल्फाबा के बोलने से पहले ही उसने आसानी से शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे मैडम मोरिबल पूरी तरह से चकित रह गई। मंत्रोच्चार पढ़ने के बाद चिस्तेरी पीड़ा से छटपटाता है। एल्फाबा चिंतित है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैडम मोरिबल उसे आश्वस्त करती है कि यह केवल एक संक्रमणकालीन चरण है। अचानक चिस्तेरी दर्द से अपने पंख खोलता है और छत की ओर उड़ जाता है। मैडम मोरिबल का दावा है कि ग्रिमेरिये की मंत्र अपरिवर्तनीय है। चिस्तेरी को गिरते हुए देखकर भयावह एल्फाबा मैडम मोरिबल से विनती करती है कि वह अपना जादू वापस ले ले। एल्फाबा खबर सुनकर चौंक जाती है, लेकिन गलियारे में कदम रखते ही वह पंखों वाले बंदर गार्डों को देखती है जो बेतरतीबी से उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। एल्फाबा अपने कार्यों से भयभीत है, फिर भी मैडम मोरिबल प्रसन्न दिखती है, यह टिप्पणी करते हुए कि उड़ने वाले बंदर प्रभावी जासूस होंगे। साफ तौर पर हक्का बक्का एल्फाबा मुड़ने लगती है और विजार्ड जल्दी से समझाता है कि मैडम मोरिबल का इरादा यह बताना था कि बंदर स्काउट के रूप में काम करेंगे, जो पूरे राज्य में असामान्य पशु व्यवहार का पता लगाने में उनकी सहायता करेंगे। एल्फाबा शुरू में उनके इरादों को समझने में विफल रहती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि विजार्ड ने जानवरों के प्रति बढ़ती दुश्मनी का निर्देशन किया था। विजार्ड के अनुसार जनता को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना शांति बनाए रखने का एक सिद्ध तरीका है, जबकि मैडम मोरिबल का कहना है कि उनकी योजना अंततः एल्फाबा के लिए फायदेमंद साबित होगी। बाकियों ने जासूस क्यों नहीं बने, यह पूछते हुए उसने ग्रिमरी विजार्ड को दी और उनसे इसे पढ़ने का अनुरोध किया। हालांकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है, जो एल्फाबा को उसकी शक्तिहीनता और ओज के नागरिकों पर किए गए धोखे को उजागर करता है। घायल होने के बावजूद मैडम मोरिबल उसे अपने भविष्य पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गलिंडा एल्फाबा से उनकी बातों पर ध्यान देने का आग्रह करती है और विजार्ड एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां वे सभी सद्भावपूर्वक एमराल्ड सिटी में रह सके। गलिंडा खुश दिखती है, वही एल्फाबा जनता को और गुमराह करने और जानवरों को नुकसान पहुंचाने में सहयोग करने से इनकार करती है। अगर गैलिंडा को अपना भविष्य बचाना है, मैडम मोरिबल किले से बाहर निकलते हुए घोषणा करती है, तो उसे एल्फाबा को वापस लाना होगा।
एल्फाबा का पता लगाने की उम्मीद में गैलिंडा जल्दी से चली जाती है, जबकि मैडम मोरिबल विंग्ड मंकीज को निर्देश देती है कि यदि वे अपने परिवारों के साथ फिर से मिलना चाहते हैं तो उसे शहर से भागने से रोके। विजार्ड अपने गार्डों को शहर में छिपे एक भगोड़े को ढूंढने का भी आदेश देता है। अंततः बंदर एल्फाबा को ढूंढ लेते हैं। हालांकि जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, गैलिंडा प्रकट होती है और जोर देकर कहती है कि वह जादूगर की मांगों को पूरा करने के लिए वापस आए। क्योंकि एल्फाबा उसकी सलाह को अनसुना कर देती है, वह भाग जाती है और एक गर्म हवा के गुब्बारे में चढ़ जाती है। गलिंदा फिर आती है, लेकिन कमरे में प्रवेश कर रहे पहरेदार एल्फाबा को गुब्बारे को जल्दी से महल से हटाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहां वह अंततः क्षतिग्रस्त हो जाता है। भागने के बाद सुरक्षित और सही सलामत गैलिंडा एल्फाबा को शांत होने और अगले कमरे में मैडम मोरिबल और जादूगर की बातों पर ध्यान देने का आग्रह करती है। एल्फाबा ने घोषणा की कि वह उसमें कभी भाग नहीं लेगी। उसने आगे कहा कि उसे आश्चर्य नहीं है कि गैलिंडा उनके साथ है, जो केवल उसकी अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। गलिंडा के इनकार के बावजूद उनकी बहस मैडम मोरिबल की शहरव्यापी घोषणा से बाधित होती है, जिसमें एल्फाबा की कथित दुष्टता के बारे में सभी को चेतावनी दी जाती है। एल्फाबा की निराशा साफ झलक रही है, क्योंकि मैडम मोरिबल घोषणा समाप्त करती है और उसे दुष्ट चुड़ैल घोषित कर देती है। उसका आगे कहना है कि एल्फाबा की हरी त्वचा उसकी भ्रष्ट आत्मा को दर्शाती है और वह उस पर बंदरों को बदसूरत बनाने का आरोप लगाती है। गलिंडा तब उसके हाथ पकड़ती है और उसे माफी मांगने के लिए वापस जाने का सुझाव देती है। इसके अलावा वह दूसरों की अपेक्षाओं पर टिके रहने से ऊब चुकी है और अब अपनी खुद की समझदारी पर निर्भर रहना चाहती है। उसका दावा है कि एल्फाबा अब भी जादूगर के साथ सब कुछ पा सकती है, लेकिन वह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। इमारत के शिखर पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि गार्ड अभी भी अपनी तलाश जारी रखे हुए है, इसलिए वह ग्रिमोइल निकालती है और पंख उगाने की उम्मीद में एक जादू करती है। अचानक एक जारू एल्फाबा की ओर तेजी से आती है और वह हतप्रभ दिखती है। गलिंदा तब उसे चेतावनी देती है और सुझाव देती है कि वह अपनी शक्ति को ज्यादा आंक रही हो। एक बार जब एल्फाबा के हाथ में यह आ जाता है तो वह गैलिंडा को अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है और सुझाव देती है कि वे एक टीम के रूप में महान काम कर सकती है। एल्फाबा को कांपते हुए देखकर गैलिंडा ने जल्दी से उसके चारों ओर एक गहरा शॉल लपेट दिया। इसके बाद गैलिंडा उम्मीद जताती है कि एल्फाबा को एमरल्ड सिटी से भागने के अपने फैसले में खुशी मिलेगी। एल्फाबा भी इसी भावना को दोहराती है और जैसे ही सैनिक कक्ष में घुसते हैं, वे दोनों एक साथ भाग जाते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वह एक खिड़की से कूद जाती है और जमीन की ओर तेजी से गिरती है। दुख की बात है, गार्ड्स गैलिंडा को पकड़ लेते हैं और एल्फाबा की उसे छोड़ने की गुहार के बावजूद वे उसे अनसुना कर देते हैं। बचपन के आघात की एक लहर उस पर छा जाती है और उसे लगता है जैसे उसे आईने में अपना छोटा रूप दिख रहा है। जब वह आईने तक पहुंचती है तो जारू अप्रत्याशित रूप से सक्रिय हो जाती है, जिससे एल्फाबा गैलिंडा को बचाने के प्रयास में वापस महल तक उड़ पाती है। हालांकि पहरेदार उसे पकड़े रहते हैं। बंदरों के हमले से ठीक पहले वह भाग जाती है। नेसारोज के दौरे के दौरान ही मैडम मोरिबल की घोषणा सुनकर थ्रोप को दिल का दौरा पड़ता है और वह गिर जाता है। इस बीच मैडम मोरिबल गार्डों को गैलिंडा को रिहा करने का आदेश देती है और उनके आदेश का पालन करते ही उसे गले लगा लेती है। फियरो घोड़े पर सवार होकर स्कूल से विदा होता है। कुछ ही क्षणों बाद एल्फाबा आसमान में फिर से प्रकट होती है, पूरे ओज में अपनी अजेयता का ऐलान करती है। बोलते ही वह शहर को अंधेरे में डुबो देती है और जादूगर साफ तौर पर पीला पड़ जाता है। एल्फाबा की पिछली कहानी से पता चलता है कि वह खलनायक नहीं है, जैसा कि हर कोई उसे समझता है। मैडम मोरिबल और ओज के विजार्ड इस कहानी में विरोधी है, जो ओज के जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए एल्फाबा से मदद मांग रहे हैं। एल्फाबा के इनकार करने पर उसने ग्रिमेयर चुरा ली और राज्य से भाग गई। क्या आपको लगता है कि एल्फाबा का ओज को अस्वीकार करना सही था? क्या आपको लगता है कि गैलिंडा अच्छी दोस्त बनने की तुलना में मैडम मोरिबल को प्रभावित करने की इच्छा से ज्यादा प्रेरित थी?